हाँ भाई प्यारे बच्चों, इस सेशन में नया सब्जेक्ट है। बच्चों ध्यान रखना, आज का हमारा इस सेशन में सब्जेक्ट रहने वाला है इतिहास, भारत का इतिहास। बच्चों चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो आप, तो इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, चाहे आप अग्निवीर की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे रेलवे, जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी वनडे एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ में ही बच्चों ध्यान रखना, आपके हमारे राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आ रखी है 53,000। तो बच्चों ध्यान रखना, उसमें भी इंडियन जीके हैं। और बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। बच्चों ध्यान रखना, मेरी क्लास के नोट्स के अलावा आपको इतिहास में और कुछ नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। अच्छे नोट्स बनाने हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप 10 बार पूछो या 20 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एक चीज़ को समझना है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझने के बेसिक के लेवल का है, ठीक है ना। यदि इतिहास को समझोगे नहीं तो वो तो ध्यान रखना, इतिहास को आप रट नहीं सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है इतिहास। हेडिंग डालना इतिहास। इतिहास बच्चों, मैं आपसे प्रश्न पूछ लूं कि इतिहास किसे कहते हैं, ठीक है ना। आज का ये हमारा सब्जेक्ट है, इतिहास है। और बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि इतिहास किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, जो प्राचीन समय में जो घटनाएं घट चुकी है उसे ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। प्राचीन समय में जो घटनाएं घट चुकी है या प्राचीन समय की जो प्राचीन घटनाएं हैं उसको ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। और ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस आपके नॉलेज के लिए, बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इतिहास किसे कहते हैं। प्राचीन समय की जो घटनाएं हैं उसे क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो आर्मी की, तो बच्चों आपको इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, समझना। इतिहास हमारे जीवन काल में पढ़ना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, बच्चों ध्यान रखना, उस समय जो हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा कल्चर क्या थी, हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी, उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास से मिलती है। बच्चों ध्यान रखना, एकता, भाईचारा, ठीक है ना, जो वर्तमान में हमारे समाज में विकसित हो रही है, ये ध्यान रखना बच्चों इतिहास की देन है। बच्चों ध्यान रखना, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, ये किसकी देन है, हमारे इतिहास की देन है। बच्चों ध्यान रखना, हमारे पूर्वजों ने कौन सी गलती की और उसकी सज़ा उनको क्या मिली है, वापिस हम वो गलती ना करें, इसलिए इतिहास को पढ़ाया जाए। बच्चों ध्यान रखना, आप पढ़ते हो इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हो ना बच्चों। 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, ये इतिहास की घटना है। और बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध में इसका परिणाम क्या रहा है। बच्चों ध्यान रखना, इस समय ध्यान रखना, मेवाड़ की सेना में भी हानि हुई है और मुगल सेना में भी क्या हुई है बच्चों, मुगल सेना में भी हानि हुई है। तो बच्चों युद्ध का मतलब क्या है, हानि, जन हानि और धन हानि दोनों हो रही है। तो आने वाली पीढ़ी इस युद्ध से ये सीखेगी कि भाई इस युद्ध में कुछ नहीं है, दोनों तरफ से क्या है, नुकसान है या नहीं है। तो बच्चों इतिहास को इसलिए पढ़ा जाता है कि जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे दादा परदादा है ना, उससे भी आगे जो पीढ़ी थी, जो पूर्वजों ने जो गलती की है वो गलती हम वापिस ना दोहराए, ठीक है ना। जो उनका कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है प्राचीन समय की, उनको हम क्या रखें, जीवित रखें। आपको पता है कि भारत की संस्कृति अलग है और आप यदि अमेरिका में चले जाओगे वहाँ की संस्कृति अलग है। अलग क्यों है, ये इतिहास बता रहा है। अलग है क्यों है, क्योंकि वहाँ का इतिहास, अमेरिका का इतिहास अलग है, भारत का इतिहास अलग है और हमारा कल्चर अलग है। बच्चों ध्यान रखना, धीरे धीरे जो ये कल्चर का विकास हो रहा है, अभी बच्चों ध्यान रखना धीरे धीरे कल्चर का विनाश भी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आज की पीढ़ी को इतिहास के बारे में पता नहीं है। बच्चों ध्यान रखना, इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। भारत के इतिहास को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए इतिहास के बारे में।
प्रश्न नहीं बनेगा और नहीं प्रश्न आज तक पूछा गया है। ठीक है ना बच्चों, इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, इतिहास को, भारत के इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? इतिहास को 3 भागों में बांटा है। बच्चों एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज इतिहासकार थे, जिन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। बच्चों एक इतिहास है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। और बच्चों एक इतिहास है बच्चों ध्यान रखना आधुनिक मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन है कालीन है इतिहास। और बच्चों ध्यान रखना एक इतिहास को हमने बांटा है आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है ना बच्चों, इतिहास को कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। प्राचीन इतिहास, बच्चों ध्यान रखना प्राचीन इतिहास में हम एक एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से भारत के इतिहास का विस्तारित रूप से शुरुआत मानी जाती है। भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति किसे माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास की बच्चों शुरुआत माना जाए बेसिक लेवल से तो बच्चों ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता। आवाज धीरे आई भैया ना, सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता है। ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता है और इस सिंधु घाटी सभ्यता से भारत के इतिहास की क्या मानी जाती है? शुरुआत है मानी जाती है। बच्चों ध्यान रखना इतिहास के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पहले ही, लेकिन प्रमाणिक इतिहास की शुरुआत किससे मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में प्राचीन इतिहास में दूसरी सभ्यता आएगी भारत की, वैदिक सभ्यता। और आज हम अपने पूर्वज किसको मानते हैं? आर्यों को मानते हैं। दयानंद सरस्वती आपने नाम सुना ही होगा, उन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो, क्योंकि हमारी जो प्राचीन जो अंग्रेज विदेशी कंपनी भारत पे अधिकार करना स्थापित शुरू कर देती है और विदेशी कंपनियों का भारत पे अधिकार हो जाता है तो हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर धीरे धीरे क्या हो रहा था? विनाश हो रहा था। ऐसी स्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि हमारी जो प्राचीन वैदिक सभ्यता है उस समय जो संस्कृति है उनकी ओर बढ़ाव करो। ठीक है बच्चों, दूसरी सभ्यता आ जाएगी वैदिक सभ्यता। उसके बाद में बच्चों उसके बाद में बात करेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल का मतलब है आज भारत में कितने राज्य हैं? 28। तो उस समय भारत 16 भागों में विभाजित था, जिसे कहते हैं महाजनपद काल। और बच्चों महाजनपद के काल के बाद में बच्चों बात करेंगे मगध महाजनपद, जिसमें 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है मौर्य। ठीक है बच्चों, और मौर्य ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना अखंड भारत का निर्माण करने वाला राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश। और मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चों उसके बाद में मौर्य राजवंश के बाद में बात करेंगे तो बच्चों उसके बाद में ध्यान रखना बच्चों उसके बाद में करेंगे गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद में बच्चों ध्यान रखना भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें अरबी, तुर्की और बच्चों ध्यान रखना धीरे धीरे भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है और उस काल को कहते हैं दिल्ली सल्तनत काल। क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत काल। और बच्चों दिल्ली सल्तनत काल के बाद में बच्चों ध्यान रखना मुगल काल। और मुगल काल के बाद में बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी यानी भारत पर विदेशी कंपनियों का क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। बच्चों भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हो जाता है। उसके बाद में बच्चों अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया। और बच्चों इस आधुनिक भारत के इतिहास में एक तो ब्रिटिश काल के जो प्रमुख गवर्नर जनरल उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बच्चों एक 1857 की क्रांति, भारत का पहला विद्रोह माना जाता है 1857 की क्रांति को। और बच्चों ध्यान रखना उसके बाद में गांधी जी आ जाते हैं। और गांधी जी आते ही बच्चों ध्यान रखना भारत में धीरे धीरे आज़ादी की शुरुआत हो जाती है। आपको पता है कि हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि एक स्वराज विधेयक है। स्वराज विधेयक 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने हमारे संविधान की मांग की और साथ में मौलिक अधिकारों की भी मांग की थी। और बच्चों ध्यान रखना फिर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक इतिहास के बारे में बात करेंगे। और कम से कम क्लास में बच्चों ध्यान रखना अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है बच्चों ध्यान रखना 15 से 20 क्लास में इतिहास को पूरा कराना।
ठीक है ना, आप सहयोग करोगे, ठीक है ना, 20% सहयोग चाहिए आपका, कितना 20, ठीक है बच्चों। अब ये सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इतिहास को कितने भागों में बांट दिया है, 3 भागों में। बच्चों ध्यान रखना, प्राचीन इतिहास में हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। बच्चों इसमें पहला टॉपिक आपका रहने वाला है, वो टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, इसे ही कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना बच्चों। ये प्राचीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक रहने वाला है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में 2 नंबर पे बात करेंगे बच्चों वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, अपने इतिहास के रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे सिलेबस को लिख देना। चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो, आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिलेबस याद होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, यदि सिलेबस याद हो गया ना, 20% आपकी तैयारी हो गई है। कितनी हो गई है, 20% तैयारी हो गई है। बच्चों ध्यान रखना, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। बच्चों वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद में बात करेंगे महाजनपद काल। क्या करेंगे, महाजनपद काल, महाजनपद काल, ठीक है ना बच्चों, महाजनपद काल। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में भारत में धार्मिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना, वैदिक सभ्यता में 4 वेदों की रचना की जाती है। कितने वेद, 4। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है बच्चों, अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद है। और बच्चों सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है ना बच्चों। 4 वेदों की रचना की जाती है वैदिक सभ्यता में। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। और बच्चों ध्यान रखना, अथर्ववेद में ध्यान रखना बच्चों जादू टोना, वंशीकरण, ठीक है ना बच्चों, इन पे ज़्यादा ही अंधविश्वास बढ़ गया। और बच्चों ध्यान रखना, ब्राह्मणवाद बढ़ गया। इससे परेशान होकर के भारत में एक नई धार्मिक क्रांति की शुरुआत होती है। बच्चों ध्यान रखना, और बच्चों ध्यान रखना, इस समय बौद्ध और जैन, बच्चों ध्यान रखना, बौद्ध धर्म व जैन धर्मों का उदय होता है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म का क्या होता है बच्चों, उदय होता है। लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़ करके धीरे धीरे बच्चों ध्यान रखना बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, मैंने ये बता दिया कि जो सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद, इसमें ब्राह्मणवाद बढ़ गया बच्चों, इसमें अंधविश्वास बढ़ गया। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, लोगों ने अपना धर्म छोड़ करके किसमें शामिल हो गए, अन्य धर्मों में शामिल हो गए, ठीक है बच्चों। उसके बाद में महाजनपद, बच्चों ध्यान रखना, जिसमें बात करेंगे मगध के बारे में। और मगध में बच्चों ध्यान रखना, आपके सिलेबस में है मौर्य, है ना, मौर्य काल, ठीक है बच्चों। मौर्य काल के बाद में सीधे आ जाएंगे बच्चों गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल, गुप्त काल। और बच्चों ध्यान रखना, गुप्त काल के बाद में बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट ये आपका क्या आ जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 7 नंबर पे लिख देना बच्चों, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन काल, ठीक है बच्चों। इस समय ध्यान रखना, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में भारत में अनेक राजवंशों का उदय होता है, जिसमें हमारे राजस्थान में भी, और बच्चों ध्यान रखना दक्षिणी भारत के भी प्रमुख राजवंश है ना, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये आपके सिलेबस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। इसी के साथ में ये प्राचीन भारत का इतिहास क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, 712 ईस्वी में, बच्चों ध्यान रखना 712 ईस्वी में बच्चों ध्यान रखना भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण होता है। और बच्चों ध्यान रखना, इस समय बच्चों ध्यान रखना मध्यकालीन भारत की इतिहास की शुरुआत हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट आपका इतिहास का भाग रहने वाला है मध्यकाल काल का इतिहास। बच्चों ध्यान रखना, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम बात करेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर है विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण,
विदेशी आक्रमण। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल। और बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत काल में बात करें बच्चों, तो बच्चों ध्यान रखना इसमें कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। बच्चों ध्यान रखना 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 तक कुल 5 राजवंश, कुल 5 राजवंशों के बारे में बात करेंगे, राजवंशों के बारे में बात करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है 1206 ईस्वी से, और बच्चों ध्यान रखना 1526 ईस्वी तक कुल 5 राजवंशों के बारे में बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश है गुलाम। गुलाम राजवंश के बाद में खिलजी, खिलजी राजवंश के बाद में बच्चों तुगलक, तुगलक राजवंश के बाद में बच्चों सैयद राजवंश, और सैयद राजवंश के बाद में लोधी राजवंश। बच्चों 5 राजवंशों के बारे में बात करेंगे, और 5 राजवंश में बच्चों ध्यान रखना जो प्रमुख राजवंश है उनके बारे में ही बात करेंगे। बाकी राजवंशों के बच्चों ध्यान रखना संस्थापक और अंतिम शासक है कौन था, ठीक है ना बच्चों। अब आपको पता है कि 21 अप्रैल, बच्चों ध्यान रखना 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बच्चों ध्यान रखना 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बाबर वर्सेज दिल्ली सल्तनत काल में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के बीच में। और बच्चों ध्यान रखना इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है, युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत काल का एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। और बच्चों ध्यान रखना भारत में दूसरे इस्लामिक सत्ता स्थापित हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना मुगल काल, मुगल काल। बच्चों देखा जाए तो मुगल काल बच्चों ध्यान रखना 1526 से लेकर के 1857 तक है, 1857 तक है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना जो सबसे मजबूत या पूर्वी मुगल काल है बच्चों ध्यान रखना 1526 से लेकर के बच्चों ध्यान रखना 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बाद में मुगल काल के शासक क्या होते हैं, अयोग्य शासक होते हैं। और बच्चों ध्यान रखना धीरे धीरे जो विदेशी कंपनियों ने भारत पे क्या कर लिया था, सत्ता पर अधिकार कर लिया, ठीक है बच्चों। मुगल काल, और मुगल काल के बाद में बच्चों ध्यान रखना मुगल काल में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, इसी के साथ में मध्यकालीन भारत का इतिहास भी समाप्त हो जाता है बच्चों। उसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, इतिहास बच्चों ध्यान रखना इसमें बात करेंगे। इसमें पहला टॉपिक रहने वाला है भारत पर विदेशी कंपनियों का शासन। भारत पर विदेशी कंपनियों के शासन, कंपनियों के शासन, ठीक है ना बच्चों। भारत पर विदेशी कंपनियों में बात करें तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाल। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। और अंतिम ही कौन गए थे? पुर्तगाली आए गए, ठीक है ना। आपको पता है कि एक पुर्तगाली थे नाविक जिनका नाम था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। और बच्चों ध्यान रखना वास्को डिगामा 1491 में भारत पहुंचता है, ठीक है ना बच्चों। 1491 में प्रथम पुर्तगाली नाविक है वास्को डिगामा भारत पहुंचता है, दक्षिणी भारत में बच्चों ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना और फिर जब देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। तो बच्चों ये गोवा है, अभी वर्तमान में हमारा गोवा राज्य है, तो इस गोवा पे अधिकार किसका था? पुर्तगालियों का था। और बच्चों ध्यान रखना भारत सरकार ने, बच्चों ध्यान रखना 1491 में आते हैं। कब आते हैं? 1491। और बच्चों भारत से वापस कब जाते हैं पुर्तगाली? बच्चों ध्यान रखना 1961। 1947 में देश आज़ाद हो जाता है, फिर भी गोवा पे अधिकार किसका रहता है? पुर्तगालियों का रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में विदेशी कंपनियों में ध्यान रखना पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे। डच है ना बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेजों के बारे में, है ना, फ्रांसिस है ना,
तो ये प्रमुख विदेशी कंपनियां, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना 2 नंबर पे भारत के प्रमुख गवर्नर, भारत के प्रमुख गवर्नर। और बच्चों ध्यान रखना उसके बाद में 1857 की क्रांति, है ना, 1857 की क्रांति, ठीक है ना बच्चों, 1857 की क्रांति। और 4 नंबर पे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, वे क्रांतिकारी। बच्चों क्रांतिकारियों में ध्यान रखना भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में बात करेंगे। और बच्चों एक टॉपिक और रहने वाला है धार्मिक आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन। बच्चों ध्यान रखना आज एग्जाम का पैटर्न देखा जाए तो बच्चों ध्यान रखना सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से, और एक राष्ट्रीय आंदोलन और 1857 की क्रांति। बच्चों ध्यान रखना सर्वाधिक इतिहास का वेटेज पूछ ले आपसे। बच्चों ध्यान रखना जो ये आधुनिक भारत का इतिहास है, आधुनिक भारत के इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों ध्यान रखना आपका सिलेबस है इतिहास का, ये इतिहास का क्या है, सिलेबस है। ठीक है, अब बात करेंगे, मैंने बताया था मैं आपसे पूछ लूं भारत की पहली सभ्यता कौन सी है? सिंधु सभ्यता। कौन सी है? सिंधु सभ्यता। बच्चों एक शब्द आ रहा है सभ्यता, क्या शब्द आ रहा है? सभ्यता। बच्चों सभ्यता का अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या है? हाँ, सभ्यता का मतलब क्या? आचरण। बच्चों ध्यान रखना आपको पता है कि इस प्राकृतिक संरचना में, इस सृष्टि पे ध्यान रखना, इस ब्रह्मांड पे, इस पृथ्वी पर बच्चों आपसे पूछ ले तो जीव जंतु सब रहते हैं नहीं रहते हैं? भाई जीव जंतु में सब आ जाते हैं, आते हैं नहीं आते हैं? एक तो होते हैं निर्जीव और एक होते हैं सजीव, ठीक है ना बच्चों। अब निर्जीव का मतलब क्या है? निर्जीव का मतलब क्या? जिसमें जीव नहीं है, जैसे कि पत्थर है, लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी है ना, ये बोर्ड है, ये निर्जीव है। और सजीव का मतलब क्या है? हम सब जीव जंतु। अब बच्चों मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि जानवरों की सभ्यता? पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। सभ्यता हमेशा मनुष्य की होती है, ध्यान रखना बच्चों ध्यान रखना। सभ्यता का मतलब क्या है? हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर। बच्चों ध्यान रखना बाकी जीव जंतुओं से मनुष्य को अलग कौन करता है? एक सभ्यता करती है। हम ध्यान रखना प्रॉपर भाई मॉर्निंग में उठते हैं, हमारा टाइम टेबल रहता नहीं रहता है, खाना खाते हैं, है ना, फिर नहाते हैं, ड्रेस अपने शरीर को, बदन को ढकते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है। क्या मुझे ये बताओ कोई जानवर की भी संस्कृति होती है क्या? नहीं होती है ना। मनुष्य होता है सभ्य और जानवर क्या होता है? असभ्य। यही अंतर है बच्चों, और कुछ नहीं है ना। एक कुत्ता है, कुत्ता है, उसमें भी जीव है, आप में भी जीव है। कुत्ते में और आप में अंतर क्या है? आप सभ्य हो, कुत्ता असभ्य है। जानवर होता है भाई। बच्चों आप पढ़ते हो और आपको पता है कि साइंस में यह भी बताया गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है ना। मुझे ये बताओ, क्या मैं आपको एक आज बंदर लाके दे दूं, क्या उसको मनुष्य बना दोगे क्या आप? हाँ, तो भाई मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है, तो आज क्यों नहीं बन रहा है मनुष्य? भाई बंदर मनुष्य क्यों नहीं बन रहा है? आज क्या हो गया है ना भाई? आज मैं आपको एक बंदर लाके दूं, कोई भी जानवर लाके दूं, क्या आप उसको मनुष्य बना दोगे क्या? नहीं। तो ये साइंस में क्यों पढ़ाया जा रहा है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है? भाई आपके सामने है ना,
प्रत्यक्ष और प्रमाण आपके सामने समझना। क्या आज भाई उस समय मनुष्य बंदर से बना है, तो आज क्यों नहीं बन रहा है? साइंस के पास में इसका जवाब होना चाहिए। साइंस से कितने स्टूडेंट हैं? हाथ खड़े करना। साइंस सब्जेक्ट वाले 2 ही है क्या? अरे मैं पर्सन नहीं पूछूंगा भाई, हाथ खड़े कर दो ईमानदारी से। तो आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है, हाँ? तो मैं आपको कल बंदर ला के दूंगा, जो साइंस के स्टूडेंट है उसको मनुष्य बनाना है भाई, है? बन जाएगा क्या? अरे बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा भाई। जानवर जानवर होता है, मनुष्य मनुष्य होता है, ठीक है ना? अब कुछ बताते हैं कि पहले मेंढक आया, मेंढक से फिर बड़ा जानवर बन गया, बंदर बन गया, बंदर बनते बनते। अब मेरी बात सुनो, शरीर की संरचना देख करके ऐसे मत सोचना कि बंदर के भी पैर है, हाथ है, हैं? मेंढक के भी है, ऐसे मत सोचना भाई। ये प्राकृतिक संरचना है। मनुष्य जैसे जानवर और भी है, हैं? अब इसका मतलब ये है कि शेर के 2 टांग है, शेर के 4 पैर है, और गाय के भी 4 पैर है, तो इसका मतलब यही है कि गाय शेर पहले एक ही था, हैं? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझना, पहले मनुष्य क्या था? असभ्य था। समझना, आज ये तर्क दे रहे हैं ना कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। समझना, पहले मनुष्य क्या था? जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य एक असभ्य था। क्या था? एक असभ्य। मनुष्य जंगलों में भटक रहा था जानवरों के साथ में। आज जानवर कहाँ हैं? जंगल में। वैसे ही मनुष्य जानवरों के बीच में भटक रहा था, तो ये अंतर नहीं कर पा रहे थे कि ये लोक सभ्य है या असभ्य है। आपको पता है कि वातावरण का, जैसे आप वातावरण में रहोगे वैसा ही परिणाम रहेगा। बच्चों ध्यान रखना, आप यदि जानवरों के बीच में एक छोटे से बच्चे को ध्यान रखना जानवरों के बीच में रखोगे और वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसकी, बच्चों ध्यान रखना, हाव भाव चाल सब जानवर जैसी हो जाएगी। तो मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, असभ्य था। और बच्चों ध्यान रखना, एक दूसरे को ध्यान रखना, मनुष्य जानवर का शिकार करते थे और जानवर मनुष्य का क्या करते थे? शिकार करते थे। कच्चा मांस खाते थे बच्चों। क्या करते थे? कच्चा मांस। फिर बच्चों ध्यान रखना, एक समय की घटना है, एक समय की घटना है बच्चों ध्यान रखना। एक मनुष्य ने एक जानवर का शिकार करा था। तो बच्चों ध्यान रखना, पहले इतने हथियार नहीं थे आधुनिक। और बच्चों ध्यान रखना, एक मनुष्य ने एक पत्थर को फेंका और पत्थर, ध्यान रखना, पत्थर से टकरा गया और बच्चों ध्यान रखना, वहां से अग्नि उत्पत्ति होगी। अग्नि का क्या होगी? अग्नि वहां प्रज्वलित हो गई थी। पत्थर से पत्थर का घर्षण हुआ और घर्षण से बच्चों ध्यान रखना आग लग गई। और आग लगने से बच्चों ध्यान रखना जंगल में आग लग गई और जंगल में जो जीव जंतु थे बच्चों ध्यान रखना वो सारे मारे गए। और बच्चों जीव जंतु जो जानवर थे वो ध्यान रखना आग से वो क्या हो गए थे? पक्के हो गए थे, पक गए थे। और बच्चों जब आपको पता है कि पहले मनुष्य का भोजन ही क्या था? मांस, शिकार। तो मनुष्य ने उन जानवरों को खाया तो बच्चों ध्यान रखना उसके स्वाद में उसको परिवर्तन लगा। कच्चे मांस में और पके हुए मांस में उनको अंतर लगा। तो उनको लगा कि भाई ये तो सबसे बेस्ट काम है, अभी मैं शिकार करूंगा और पत्थर को पत्थर घर्षण करके आग जला करके फिर क्या करूंगा? इस मांस को क्या करूंगा? पका करके खाऊंगा। आज आप पढ़ते हो ना कि आग का आविष्कार किया है, पढ़ते हो ना बच्चों? आग की खोज की गई। आविष्कार का मतलब क्या होता है आपको पता है? आविष्कार का मतलब, ये पंखा है, इस पंखे का क्या होता है? आविष्कार किया जाता है, क्योंकि ये पहला पंखा है, बनाया किसी ने, तब होता है आविष्कार। बच्चों ध्यान रखना, आग की खोज की गई। आग पहले से थी, आविष्कार अलग चीज है। ये पेन है, इस पेन का आविष्कार है। और ये पेन पहले से है और ये गुम गया और मुझे ये मिल गया तो मैंने इस पेन को खोज लिया। तो आग का आविष्कार नहीं, आग की खोज की गई। और आग की खोज किसने की है? मनुष्य ने की है। आग पहले से बच्चों थी। फिर बच्चों ध्यान रखना, मनुष्य धीरे धीरे सभ्य हो गया, बाकी जानवरों से अलग रहने लग गया। और मनुष्य बच्चों ध्यान रखना धीरे धीरे समूह में रहना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे समूह से बच्चों ध्यान रखना उन्होंने अपने बाकी जानवरों से बचने के लिए कच्चे पक्के घरों के निर्माण किए थे। जंगलों में कच्चों घरों का निर्माण किया। और बच्चों ध्यान रखना फिर अपने शरीर को, बच्चों ध्यान रखना, शरीर को ढकना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जानवरों से बचने के लिए। और बच्चों ध्यान रखना जंगलों के पत्तों से मनुष्य ने अपने पहले शरीर को ढका
और बच्चों धीरे धीरे मनुष्य बच्चों जंगलों से किस में आ गया, बस्ती में आ गया, और बस्ती से बच्चों गाँवों का निर्माण हो गया, और गाँवों से शहरों का निर्माण हो गया। ये मनुष्य की इतिहास है। ठीक है बच्चों, अब मनुष्य एक साथ में समूह में रह रहे हैं, उनका कल्चर हो गया, और बच्चों ध्यान रखना उसी कल्चर को क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। ठीक है ना। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, अभी तक जो हमने राम कथा पढ़ी है इसमें से प्रश्न तो एक ही नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये नॉलेज होना चाहिए इतिहास के बारे में। मैं आपसे पूछ लूँ कि मनुष्य की उत्पत्ति वर्तमान में विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, किस महाद्वीप में मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप। बच्चों ध्यान रखना, मनुष्य का जननी या जनक है किसे माना जाता है बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप को। बच्चों ध्यान रखना, मनुष्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य और प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। तो बच्चों लिख देना, इतिहास में लिख देना बच्चों, इसमें लिखना सबसे प्राचीनतम मनुष्य के साक्ष्य विश्व में सबसे प्राचीन मानव साक्ष्य अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुए। ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, मानव की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति या मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप, किस महाद्वीप से बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव का पालनहार या प्राचीन घर कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव का पालनहार या प्राचीन घर कहा जाता है, घर कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों। अब बात करें, यहां से प्रश्न बनेंगे भाई, यहां से प्रश्न सीधे सीधे आएंगे, और ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए, बेसिक नॉलेज के प्रश्न है। ठीक है ना। विश्व में सबसे प्राचीनतम मानव के साक्ष्य कहाँ से पूछे गए बच्चों? ध्यान रखना, ये प्रश्न भी पूछा गया है। अफ्रीका महाद्वीप को याद कर लेना। अफ्रीका महाद्वीप को बच्चों ध्यान रखना मानव का पालनहार, और बच्चों ध्यान रखना प्राचीन घर भी कहा जाता है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बच्चों बात करें, विश्व के इतिहास के पिता किसे कहते हैं? सबको पता है, किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इतिहास के पिता, इतिहास के पिता, इतिहास के पिता इतिहास के पिता, या बच्चों ध्यान रखना इतिहास के जनक, बच्चों ध्यान रखना इतिहास का पिता या इतिहास का जनक, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, और गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। हेरोडोटस। ठीक है ना बच्चों। अब हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? पुस्तक का नाम आपसे पूछ ले तो बच्चों पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है हिस्ट्री का, है ना, हिस्ट्री का। हिस्ट्री का बच्चों ध्यान रखना, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछ ले कि भारत के इतिहास के पिता किसे कहते हैं? भारतीय इतिहास का पिता, भारतीय इतिहास का पिता, इतिहास का पिता, पिता या जनक, कौन बताएगा भाई? भारतीय इतिहास का पिता या जनक किसे कहा जाता है?
बच्चों ध्यान रखना, राइट आंसर है वेद व्यास। वेद व्यास जी, ठीक है ना। और वेद व्यास जी की पुस्तक का नाम क्या है? महाभारत, भगवत गीता और महाभारत, ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहते हैं? वेद व्यास जी को। और बच्चों आपसे पूछ ले, साथ में राजस्थान की भी बात कर लेते हैं भाई। तो राजस्थान के इतिहास, जो राजस्थान के स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, तो बच्चों आप बताओगे राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के इतिहास के पिता, इतिहास के पिता, पिता बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल है जेम्स टोड, ठीक है ना बच्चों, अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है ना। वाद नहीं भाई ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे पूछ ले बच्चों प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है ना। अभी हम भारत की सभ्यता पे आएंगे, लेकिन पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। आपसे पूछ ले कि मनुष्य का पालनहार या प्राचीन घर किसे माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। आज भी आप अफ्रीका महाद्वीप में देखोगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आदि मानव है। देख लेना आप, आज भी वहाँ के नागरिक जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, है ना। आज भी अपने अंग को, अपने बदन को बच्चों ध्यान रखना, वो ध्यान रखना पत्तों से ढकते हैं। देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये हमारे पूर्वजों का जीवन था, वास्तविक जीवन था बच्चों, ध्यान रखना। आज भी वो शिकार करके अपने जीवन यापन कर रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, मूलभूत सुविधा से वो वंचित है। बच्चों ध्यान रखना, भारत में भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं आज भी जो मूलभूत जो सुविधा है उनसे वंचित है। आपको पता है कि भारत में भी आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चले जाना, लक्षद्वीप समूह में जाना है कि टापू है वहाँ पे, उन टापुओं में आज भी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ जनजातियाँ आज भी आदि मानव की तरह भारत की जनजातियाँ भी है, वहाँ पर जाना ही वर्जित है बच्चों, ध्यान रखना, वहाँ पे आप जा नहीं सकते हो। क्योंकि एक बार की घटना है, एक कोई नेपाल से बौद्धिस्ट आया था, बौद्ध धर्म को मानने वाला एक कोई भिक्षु था। और बच्चों भारत में एक टापू पे एक जनजाति रहती है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर जाना मना है, सरकार द्वारा स्पष्ट बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड लगाया हुआ है बड़ा सा कि भाई आगे खतरनाक क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, आपकी जीवन पे खतरा भी आ सकता है। बच्चों वो बौद्धिस्ट था, घूमने के लिए चला गया, सरकार ने मना किया, फिर वो चोरी छुपे से वहाँ चला जाता है। फिर बच्चों काउंट की कि भाई कितने लोग आए पर्यटक और गए कितने हैं, तो एक कम था, और कम कौन था? वो बौद्धिस्ट। उनको लगा कि मैं अपने महात्मा बुद्ध की शिक्षा से मैं इनको शिक्षित करके भाई मैं एक भगवान के रूप में पूजा जाऊंगा। बच्चों वहाँ पे गया, फिर सरकार ने फिर वहाँ पे हेलीकॉप्टर से उसकी जांच की, तो बच्चों ध्यान रखना वहाँ पर उसके कपड़े मिले, जो साथ में बौद्धिस्ट ग्रंथ थे वो मिले, बाकी बच्चों हड्डियाँ मिली और कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। लोग जिंदा खा गए थे उनको। आज भी भारत में ऐसी भी जनजातियाँ रहती है। अफ्रीका के जंगलों में आज आप देखोगे तो लोग जंगलों में निवास कर रहे हैं और लगेगा कि आदि मानव है, ठीक है ना। न तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक जो कोई बिजली है, न कोई सड़कें हैं बच्चों, न वहाँ पर पानी की सुविधा है, आज भी प्राकृतिक जल स्रोतों से वो पानी पी रहे हैं, न तो वहाँ पर शिक्षा है, ठीक है ना बच्चों। बच्चों बात करें, जैसे इतिहास के बारे में बात है, अब बच्चों बात करें तो भारत का सबसे प्राचीनतम इतिहास बच्चों ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता। किसके बारे में? हेडिंग डालना सिंधु घाटी सभ्यता, हेडिंग डालना। भाई अब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, साथ में आपकी इंग्लिश भी है ना। हेडिंग डालना सिंधु घाटी सभ्यता, हेडिंग डालना सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों समझना, नहीं, हेडिंग डालना सिंधु घाटी सभ्यता। बच्चों समझना, सिंधु घाटी सभ्यता हेडिंग डाल दी ना। अब बच्चों ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे क्या?
क्या पढ़ेंगे? हेडिंग क्या रहेगी? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, पहले तो हम बात करेंगे इनके अन्य नाम, अन्य नाम, ठीक है बच्चों। अन्य नाम के बारे में बात करेंगे इसका विस्तार, इसका विस्तार है, और विस्तार के बाद में बच्चों इसका बात करेंगे समय, समय क्या बात करेंगे? समय के बारे में। समय क्या है? टाइम पीरियड है क्या है बच्चों? समय। और समय के बारे में बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल के बारे में, स्थल के बारे में। ये प्रमुख टॉपिक रहने वाले हैं, ये पॉइंट रहने वाले हैं आपके, मेन पॉइंट याद करा दूंगा। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता कितने बच्चों ने पढ़ी है? सिंधु घाटी सभ्यता हाथ करेगा ना एक बार। याद नहीं हुई है ना? हैं? नहीं याद हो रही है ना? हैं भाई? क्योंकि बच्चों की शिकायत सबसे ज़्यादा ये रहती है कि सर क्या करें, यहाँ पर मर्द भांड मिले हैं। मर्द भांड का मतलब है बर्तन, बर्तन को हम कहते हैं अपनी भाषा में भांडे, है ना? कहते हैं नहीं कहते हैं? बर्तन भांड यहाँ से मिले हैं। सर कहते हैं कि सर सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोहनजोदड़ो वाले बर्तन हड़प्पा में आ जाते हैं और हड़प्पे वाले कभी कालीबंगा में चले जाते हैं, तो मिक्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं ना। तो मैं क्लास में याद करा दूंगा, सिंधु घाटी सभ्यता वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की कोशिश करना ना, सिर्फ समझने की कोशिश करना। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता आपको वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना बच्चों? ये पॉइंट रहने वाले हैं सिंधु सभ्यता के पॉइंट, ये अन्य नाम, विस्तार, समय और प्रमुख स्थल, ठीक है ना? ये प्रमुख पॉइंट है। और बच्चों ध्यान रखना, ये आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता है। बच्चों इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? बच्चों ध्यान रखना, समझना इसको बच्चों, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया है? बच्चों प्राचीन भारत की बात करें, यह प्राचीन भारत है, अखंड भारत है बच्चों आपके सामने, ये अखंड भारत है। बच्चों ध्यान रखना, ये अखंड भारत है जिसमें आपके पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, वर्तमान में इंडिया भी है। बच्चों ध्यान रखना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये है ना, ये अखंड भारत है, बांग्लादेश। अब बच्चों ध्यान रखना, ये प्राचीन भारत में बच्चों ध्यान रखना एक नदी, उस नदी का नाम क्या है बच्चों? सिंधु नदी। क्या नाम है बच्चों? सिंधु नदी। और बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से एक हिमालय से एक नदी का उद्गम होता है बच्चों ध्यान रखना, और उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी, ठीक है बच्चों? सिंधु नदी। बच्चों ध्यान रखना, जो यूनानी थे, जो यूनानी विदेशी यूनानियों ने बच्चों ध्यान रखना, इससे बच्चों ध्यान रखना सिंधु नदी को क्या कहा है? सह को वो क्या कहते हैं? है। और बच्चों ध्यान रखना, इस सिंधु नदी के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ गया है? हिंदुस्तान। बच्चों ध्यान रखना, इस सिंधु नदी की सहायक नदी, जो प्रमुख सहायक नदी है बच्चों, आपको पता है इनकी जो 5 प्रमुख सहायक नदी है बच्चों ध्यान रखना, प्रारंभ में सिंधु नदी के जो प्रमुख स्थल है इस क्षेत्र में खोजे गए, इस नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? सिंधु सभ्यता रख दिया गया। भाई इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों रखा है? हाँ भाई, हाँ भाई, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया? सभ्यता का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया। और जो ये सभ्यता है इसके जो प्रारंभ में स्थल खोजे गए, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है ना, राखी गढ़ी, ये लगभग स्थल है ना इस सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदी है, वहाँ से खोजे गए, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? सिंधु सभ्यता रख दिया गया। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया? हड़प्पा। हड़प्पा क्यों रखा गया बच्चों? समझना, हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि एक वर्तमान में पाकिस्तान में बच्चों ध्यान रखना एक आज भी स्थान है हड़प्पा, और इस हड़प्पा से एक सिंधु सभ्यता का एक स्थल खोजा गया, और इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया बच्चों? हड़प्पा। ठीक है ना बच्चों? समझना, सिंधु सभ्यता अन्य नाम में हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता।
सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारंभ में इसके स्थल किस नदी के किनारे खोजे गए? सिंधु नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सिंधु सभ्यता रखा गया। बच्चों इसका अन्य नाम है हड़प्पा सभ्यता। बच्चों ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल बच्चों ध्यान रखना, प्रथम स्थल 1921 में 1921 में बच्चों ध्यान रखना, 1921 में किसने खोजा है? दयाराम साहनी ने बच्चों ध्यान रखना। और स्थल का नाम क्या है? हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया? हड़प्पा रख दिया गया। आज भी है ना, लाकरदास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो की खोज की है ना, हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी ने, ठीक है ना, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है ना। मैं बता दूंगा भाई, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? हड़प्पा रख दिया गया। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में इसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? बच्चों इसलिए कहा जाता है कि भाई यहाँ से जो मर्दबान मिले हैं, यहाँ से जो बर्तन मिले हैं, है ना, जो यहाँ से उपकरण मिले हैं, वो लगभग किसके बने हुए थे? कांस्य के बने हुए थे। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। बच्चों ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल मिले हैं वो लगभग नगरों में विभाजित थे। किसमें थे? नगरों में विभाजित थे। इसलिए इसे नगरीय सभ्यता बच्चों, या इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों प्रारंभ में इस सभ्यता के स्थल सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे खोजे गए, लेकिन बाद में बच्चों ध्यान रखना, एक भारत की प्राचीन और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, उसके किनारे ही इसके स्थल खोजे गए। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सरस्वती सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता की बेटी, ये विदेशी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को बदनाम करने के लिए बताया गया है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये है इनके अन्य नाम। बच्चों बात करें खोज के बारे में, किसके बारे में? खोज के बारे में, कि भाई सिंधु सभ्यता को खोजा किसने और कब खोजा गया, है ना। तो हेडिंग डाल दी सिंधु सभ्यता। अब सिंधु सभ्यता में बच्चों लिखना इनके अन्य नाम में पहले लिख देना हड़प्पा के बाद में लिख देना कांस्य युगीन सभ्यता के बाद में बच्चों प्रथम नगरीय सभ्यता। भारत की प्रथम नगरीय क्रांति आपसे पूछ लेना तो सिंधु सभ्यता है। दूसरी नगरीय क्रांति पूछ लेना तो महाजनपद है। क्या है? महाजनपद काल है बच्चों, नगरीय सभ्यता। तीसरी है सरस्वती सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता की बेटी, ठीक है ना बच्चों। यह है इसके अन्य नाम, ठीक है ना बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न साथ में प्रश्न भी हम क्लियर कर रहे हैं, है ना। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है ना, अन्य नाम है। सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है, ठीक है बच्चों। प्रश्न इस टाइप से आएगा। अब बच्चों ध्यान रखना, 3 ऑप्शन अलग आ जाएंगे और बच्चों ध्यान रखना एक ऑप्शन आ जाएगा नगरीय सभ्यता। 3 ऑप्शन अलग आ जाएंगे और एक ऑप्शन है ये आ जाएगा। या प्रश्न ऑप्शन में आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता। क्या आ जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। या बच्चों ऑप्शन में आ जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है ना बच्चों, कांस्य युगीन सभ्यता। या ऑप्शन में आ जाएगा बच्चों सरस्वती सभ्यता, है ना बच्चों। ये ऑप्शन में आएंगे, 3 ऑप्शन और आ जाएंगे। इस टाइप से क्या आएगा? प्रश्न आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये लिख लेना भाई, ये इसको लिख लो भाई। इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में लिख देना, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो, और हिंदी वाले तो आप भाई हिंदी में लिख देना, ठीक है ना। और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। और बच्चों आज भाई इतिहास की फर्स्ट क्लास थी, इतिहास के बारे में हमने बात की, इतिहास के सिलेबस के बारे में बात की। आज क्लास का समय हो गया पूरा, आज इस क्लास को यहीं करते हैं विराम। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।